नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आर्म्स एक्ट का सेक्शन 21 पढ़ने जा रहे हैं। प्रक्रिया और शक्ति जो चैप्टर 4 है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या प्रक्रिया और शक्तियां आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रदान की गई है। यह एक प्रक्रिया बता रहा है कि सेक्शन 21 एक प्रक्रिया को बता के चल रहा है कि कब्जा जब आपके पास लीगली नहीं रह जाता तो आपको आपके आर्म्स को जमा करना होता है, निक्षेप करना होता है। निक्षेप का मतलब क्या होता है? जमा करना। तो जब कब्जा विधिपूर्ण न रहने पर आयुध आदि का निक्षेप। कब कब्जा विधिपूर्ण नहीं रहता? कि एक कंडीशन में बता रहा हूं कि मान लो मेरे दादाजी के पास गन का लाइसेंस था और मेरे दादाजी स्वर्ग सिधार जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं हमें छोड़कर, तो उस अवस्था में हमारे पास उनका आर्म्स तो रहेगा पर हमारा कब्जा विधिपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि आयुध के संबंध में जो लाइसेंस जिस व्यक्ति को प्राप्त था वो लाइसेंस शुदा व्यक्ति अब हमारे बीच में नहीं है, तो वो लाइसेंस अपने आप ही समाप्त हो गया और समाप्त होने पे गन रखने का भी हमें अधिकार नहीं है। तो ये धारा 21 बताएगी कि कब कब कब्जा विधिपूर्ण नहीं रहने पर आपको आयुध निक्षेप करना होगा। पढ़ते हैं एक एक सब सेक्शंस और चर्चा करते हैं कि क्या प्रोविजन है। ये प्रक्रिया का विषय है कि क्या क्या करना होता है। तो कोई भी व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसे आयुध या गोला बारूद हो, कोई व्यक्ति है जिसकी पोजीशन में या तो कोई आर्म्स है या एमुनिशन है, गोला बारूद है, जिसका कब्जा जिसकी पोजीशन लाइसेंस के टाइम पीरियड के अवसान के कारण, लाइसेंस आपको शुरू में लाइसेंस लेते हो तो 5 साल की उसकी लाइसेंस की वैलिडिटी मिलती है, 5 साल बाद आपको रिन्यू कराना होता है। तो आपके पास आपके कब्जे में गोला बारूद है जिसकी पोजीशन या तो लाइसेंस का जो टाइम पीरियड था, अस्तित्व अवधि थी, उसका अवसान हो गया, वो एक्सपायर होगी, जितने टाइम पीरियड के लिए आपको लाइसेंस मिला था वो टाइम गुजर गया। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा, अनुज्ञप्ति के निलंबन के कारण कोई आपका लाइसेंस सस्पेंड हो गया। तीसरा, आपके लाइसेंस का प्रतिसंग्रहण कर लिया, रिवोक कर लिया, या धारा 4 के अधीन अधिसूचना निकाले जाने से। धारा 4 में क्या कहा था कि कतिपय क्षेत्रों के लिए कतिपय हथियारों के संबंध में केंद्र सरकार अधिसूचना निकालकर उन हथियारों के लिए लाइसेंस अलाउ कर सकती है, उनका लाइसेंस छीन सकती है। तो धारा 4 के अधीन अगर ऐसी कोई नोटिफिकेशन जारी हो गई उसके कारण आप विधिपूर्ण आयुध रखने के हकदार नहीं रहे। ठीक है। धारा 4 में केवल बता रखा था कि कुछ क्षेत्र में जो हथियार आमतौर पर यूज किए जाते हैं तो उन हथियारों के लिए भी सरकार लाइसेंस लेने का प्रोविजन कर सकती है। तो जैसे ही प्रोविजन कर दिया तो फिर आप उसका को बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते, ऐसा कब्जा विधिपूर्ण नहीं होगा। तो 3 कंडीशन तो पहले आ चुकी है। एक तो लाइसेंस का अस्तित्व अवधि, जो टाइम पीरियड था लाइसेंस का कि 5 साल लाइसेंस वैलिड रहेगा, वो वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो गया। दूसरा, लाइसेंस का सस्पेंशन की बात कर रहा है। तीसरा, लाइसेंस के रिवोकेशन की बात कर रहा है इनके कारण। या फोर्थ नंबर का पॉइंट बात कर रहा है कि सेक्शन 4 में अधिसूचना निकाले जाने से। और पांचवा बात कर रहा है किसी भी कारण से, किसी भी कारण में, जैसे मैंने दादाजी के एक्सपायर होना बताया, हाँ? तो या फिर मेरे खिलाफ कोई केस दर्ज हो गया, तो केस दर्ज होते लाइसेंस अपने आप निलंबित हो जाता है। तो पांचवा कारण है किसी भी कारण आदि से निक्षेप से विधिपूर्ण नहीं रह गया, कि इन पांचों कारणों से उसका लाइसेंस अब उसके पास रहा नहीं और वो बंदूक अपने पास निक्षेप नहीं रख सकता। मैं आयुध की जगह बंदूक शब्द यूज कर रहा हूं, समझ जाना कि आयुध गोला बारूद दोनों आते हैं, तो वो गन वगैरह निक्षेप करके नहीं रख सकता। तो अनावश्यक विलंब के बिना, कि जैसे ही मेरे दादाजी गुजरे और उनका लाइसेंस अपने आप रिवोक हो गया, खत्म हो गया, लाइसेंस समाप्त हो गया दादाजी के गुजरते ही, तो जो हथियार उनके लाइसेंस के बेस पर दादाजी रखे हुए थे वो हथियार मुझे पर मेरा कब्जा विधिपूर्ण नहीं रह गया, क्योंकि जिनका लाइसेंस था वही कब्जा रख सकते थे। अब लाइसेंसधारी व्यक्ति नहीं रहा तो मेरा कब्जा लीगली नहीं रहा, अनलॉफुल हो गया, विधिपूर्ण नहीं रहा। तो मैं अनावश्यक विलंब के बिना वो हथियार या तो निकटतम पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को, ठीक है, तो जैसे ही उस लाइसेंस वाले हथियार पर मेरा कब्जा अब विधिपूर्ण नहीं रह गया पांचों कारणों से किसी, तो उस अवस्था में या तो मैं उस हथियार को या गोला बारूद को निकटतम पुलिस थाने के बाहर साधक ऑफिसर के पास जमा कराऊंगा, या दूसरा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा विहित की जाए अनुज्ञप्त व्यवहारी पर, मतलब आर्म्स डीलर पे। ठीक है। अनुज्ञप्त
व्यवहारी का मतलब है कि आर्म्स डीलर जिसको लाइसेंस मिला हुआ है गन खरीदने और बेचने का, तो या तो पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के पास जमा कराऊंगा, या कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए जो शर्तें आर्म्स रूल में बताई गई है उनके अधीन कोई अनुज्ञप्त व्यवहारी के पास जमा कराऊंगा, या अगर ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बल का सदस्य था तो अपना यूनिट अस्त्रागार में उस हथियार को जमा करेगा। अगर किसी को आर्म फोर्स का सदस्य होने के नाते हथियार मिला था तो वो जहां से हथियार उसको मिला था उस यूनिट अस्त्रागार में उसको निक्षिप्त कराना होगा। निक्षिप्त का मतलब जमा कराना होगा। तो निक्षेप निक्षिप्त ये जमा कराने के संबंध में शब्द है। तो जो व्यक्ति जिसका अब कब्जा विधिपूर्ण नहीं रह गया, किस कारण से नहीं रहा, कि या तो लाइसेंस का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया जितने समय के लिए लाइसेंस मिला था, या लाइसेंस उसका सस्पेंड हो गया, या लाइसेंस रिवोक कर लिया, ठीक है, या फिर धारा 4 के अधीन अधिसूचना निकाले जाने से वो हथियार रखने के लिए अब निर्धारित हो गया, या किसी भी अन्य कारण से अगर उसका कब्जा विधिपूर्ण नहीं रह गया तो अनावश्यक विलंब के बिना उस हथियार को या तो निकटतम पुलिस थाने के बाहर सदक ऑफिसर के पास या कोई अनुज्ञप्त व्यवहारी के पास, या अगर ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बल का सदस्य है तो फिर वो अपना यूनिट अस्त्रागार में उसको जमा करेगा, निक्षिप्त करेगा। स्पष्टीकरण क्या कहता है कि इस धारा में जो यूनिट अस्त्रागार शब्द यूज किया है उसके उस शब्द के अंतर्गत यूनिट अस्त्रागार आर्म फोर्स होती है, उनका हथियार रखने का जो कारखाना होता है जहां से उन्हें हथियार दिए जाते जमा किया जाते हैं उसको बोलते हैं। पर यह कह रहा है कि इस धारा में यूनिट अस्त्रागार के अंतर्गत भारतीय नौसेना के पोत जो समुद्र के अंदर चल रहे हैं, बड़े बड़े जहाज भारतीय सेना के जो जलयान चल रहे हैं उनके अंदर भी वो कारखाना रखते हैं। तो भारतीय नौसेना के पोत उसमें के अंदर भी हथियारों का एक जखीरा होता है, तो वो भी यूनिट अस्त्रागार में माना जाएगा। और स्थापन जहां वो उस यूनिट भारतीय नौसेना के कोई और स्टेपलिस है स्थापन में अस्त्रागार भी इसके अंदर आता है। तो इसको ऐसे कैसे देख लेना कि यूनिट अस्त्रागार शब्द के अंतर्गत दो चीजें भी इंक्लूड है, एक तो भारतीय नौसेना का पोत और स्थापन, दोनों इस अस्त्रागार शब्द के अंदर आता है। सबसेक्शन 2 बात करता है जहां की आयुध, ये की छोटा आना चाहिए था, जहां की आयुध या गोला बारूद उपधारा 1 के अंदर जमा किया जा चुका है, निक्षिप्त किया जा चुका है, कि जो आर्म और गोला बारूद था उसको सबसेक्शन 1 के अंदर जमा करा दिया, या तो पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के पास, या अनुज्ञप्त व्यवहारी के पास, या यूनिट अस्त्रागार में वो जमा करा दिया। वहां यदि निक्षेपक जिसने जमा कराया था वो कौन, निक्षेपक, हथियार जमा कराने वाला व्यक्ति निक्षेपक कहलाएगा। जिसने निक्षेप किया है वो निक्षेपक हो गया, तो हथियार जमा कराने वाला। तो जहां की आयुध या गोला बारूद उपधारा 1 के अंदर जमा किया जा चुका है वहां निक्षेपक या उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में उसका विधिक प्रतिनिधि, कि जहां हथियार जमा करा दिया, मैंने जमा कराया था तो मैं निक्षेपक हो गया, या मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में मेरा जो भी विधिक प्रतिनिधि होगा ऐसी कालावधि के अवसान के पूर्व जैसी कालावधि विहित की जाए किसी समय हकदार होगा। किन किन चीजों का हकदार होगा, क और ख में बता के चलेगा। तो जिसने भी गोला बारूद वो आयुध या गोला बारूद जमा कराया था वह निक्षेपक या निक्षेपक की मृत्यु हो जाने की दशा में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव विधिक प्रतिनिधि एक टाइम पीरियड जो रूल्स में बता रखा है उसके अवसान से पहले किसी भी समय हकदार होगा। किन किन चीजों का हकदार होगा, कि ऐसी निक्षिप्त किसी भी चीज को इस अधिनियम या अन्य किसी भी तत्समय प्रवृत्त विधि के आधार पर उसे अपने कब्जे में रखने के हकदार हो जाने पर वापस पाए। कि या तो उस निक्षिप्त की गई चीज को इस एक्ट के अधीन या कोई अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के आधार पर वो अपने कब्जे में रखने के लिए हकदार हो जाने पर वापस पाए। जैसे मेरे दादाजी थे और वो अब स्वर्ग सिधार गए, उनके नाम का लाइसेंस था, उनके जाने से मैंने जो गन थी मेरे दादाजी के लाइसेंस पे जो मुझे प्राप्त हुई थी वो मैंने थाने में जाके जमा करा दी कि अब इस हथियार का मैं विधिपूर्ण कब्जा नहीं रख सकता। पर मैंने वो गन जमा कराई तो मैंने एप्लीकेशन दी, लाइसेंस के लिए आवेदन किया और सरकार से जो जिला मजिस्ट्रेट या लाइसेंस अथॉरिटी होती है उससे निवेदन किया कि ये मेरे दादाजी की पुश्तैनी हथियार रहा है, उससे पहले उनके दादाजी के पास था और मुझे भी किसी प्रकार के पर्पज से ये हथियार चाहिए और मेरे को लाइसेंस ग्रांट कर देता है जिला मजिस्ट्रेट या जो भी लाइसेंस अथॉरिटी है,
वो अगर ऐसा लाइसेंस ग्रांट कर देता है तो उस हथियार को जो मैंने निक्षिप्त किया था उसको या तो इस एक्ट के अधीन मुझे लाइसेंस मिल गया या अन्य किसी विधि के आधार पर उसे अपने कब्जे में रखने का हकदार हो जाऊं तो वापस पाने का मैं अधिकारी होऊंगा। तो जहां आयुध गोला बारूद जमा कर दिया निक्षेपक या उसके लीगल उसकी मृत्यु की दशा में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक कालावधि के अवसान के पूर्व, ऐसा टाइम पीरियड कितना हो सकता है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो सकता है, जितने टाइम जमा रहेगी, जो भी टाइम पीरियड आर्म्स रूल में बता रखा है उस टाइम पीरियड के अवसान से पहले पहले किसी भी समय में हकदार हो सकूंगा किन चीजों का, कि जो चीज मैंने जमा कराई थी यदि उसको आर्म्स एक्ट या कोई अदर विधि के आधार पर अपने कब्जे में रखने का हकदार हो जाऊं तो वो चीज जो जमा कराई थी उसको वापस पाने का मैं हकदार होऊंगा। ये क्या पॉइंट बात करता है। दूसरा, कि अगर मैं वापस पाने का, मान लो कि मेरा चाल चलन खराब है, मेरे खिलाफ एक दो केस दर्ज है और मेरा पुलिस वेरिफिकेशन ठीक से नहीं होता, लाइसेंस मुझे जिला मजिस्ट्रेट ग्रांट नहीं करता। जिला मजिस्ट्रेट जहां जहां शब्द यूज करूं मान के चलना कि मैं लाइसेंस अथॉरिटी शब्द यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत पास से देखता हूँ। लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट ग्रांट करता है, रिन्यू वो करता है, तो इसलिए मैं बार बार जिला मजिस्ट्रेट शब्द आम बोलचाल में यूज करता हूँ। राजस्थान के अंदर जहाँ भी आप लाइसेंस लोगे तो जिला मजिस्ट्रेट ही आपको लाइसेंस देता है। तो समझ जाना जहाँ जहाँ जिला मजिस्ट्रेट करूँ। तो मान लो मेरा चाल चलन ठीक नहीं था, मुझे लाइसेंस नहीं मिला, तो मेरे दादा की जी की जो हथियार जमा है वो एक टाइम पीरियड के बाद सरकार के पास चला जाएगा, जो टाइम पीरियड रूल्स में बता रखा है। पर मैं लाइसेंस बनवा लेता हूँ तो क्या पॉइंट के अंतर्गत वो हथियार मैं वापस पा लूंगा कि मैंने लाइसेंस ले लिया और दादाजी की बंदूक इस लाइसेंस पे मुझे वापस ग्रांट कर दी जाए और उस गन को उस लाइसेंस पे चढ़वा के अपने घर ले आऊंगा। बी पॉइंट बात कर रहा है कि जो चीज मैंने जमा कराई थी, किस दादाजी की गन का लाइसेंस, दादाजी का मरने के बाद उनके जो लाइसेंस खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था, और मैंने जो गन जमा कराई थी उसको या तो इस एक्ट के आधार पे या किसी तत्समय प्रवर्त अन्य विधि के आधार पर अपने कब्जे में रखने का हकदार हो जाऊं या अपने कब्जे में रखने का इस अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा अप्रतिफित व्यक्ति को विक्रय द्वारा या अन्यथा वेनित करे या वेनित करना प्राधिकृत करे। बी पॉइंट की लैंग्वेज बाद में समझेंगे, पहले आप साधारण भाषा में समझो बी पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। कि या तो मैं लाइसेंस लेके क पॉइंट के अंदर अपना हथियार वापस ले लूं दादाजी का जो जमा कराया था। बी कह रहा है कि अगर मैं वापस नहीं ले सकता तो जो चीज मैंने जमा कराई थी उसको या तो इस एक्ट के अधीन या कोई अन्य विधि के आधार पर कोई व्यक्ति है जो अपने कब्जे में रखने का हकदार है, या उस व्यक्ति को अप्रतिसिद्ध नहीं किया, इस एक्ट ने उसको प्रोहिबिट नहीं किया, तो मैं उस व्यक्ति को अपनी गन जो थाने के अंदर जमा है उसको बेच सकता हूं या उसको ट्रांसफर कर सकता हूं या अन्यथा उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता हूं, और डिस्पोज ऑफ करके बेचा है, ट्रांसफर किया है, उसके बदले में जो भी मुझे आगम प्राप्त होंगे वो प्राप्त करने का हकदार होऊंगा। बात समझ में आई क्या। ए पॉइंट के अंदर तो मैं खुद गन पाने का हकदार हो जाऊंगा। बी पॉइंट में जो चीज मैंने जमा करी थी उसको इस एक्ट के अधीन किसी के पास लाइसेंस है या इस एक्ट के अधीन किसी व्यक्ति को अप्रतिसिद्ध नहीं किया, मतलब उसको हथियार रखने से मना नहीं किया है, वो व्यक्ति हथियार रख सकता है, तो उस व्यक्ति को या तो मैं सेल कर दूंगा जिसके पास या तो लाइसेंस है, या फिर उसको हथियार रखने से मना नहीं किया तो उस व्यक्ति को मैं सेल कर सकता हूँ या अन्यथा वेनित कर सकता हूँ, डिस्पोज ऑफ कर सकता हूँ कि तू तेरे को ट्रांसफर कर रहा हूँ, गिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो भी मैं वेनन करता हूँ उसके जो भी आगम प्राप्त होंगे, जो भी अर्निंग्स, जो भी पैसे आएंगे वो मैं प्राप्त करने का हकदार होगा। अब लैंग्वेज पर पकड़ बनाते हैं कि लैंग्वेज क्या कहती है। ऐसी निक्षिप्त चीज, ऐसी जमा की गई चीज इस अधिनियम के किसी अन्य विधि के आधार पर उसे अपने कब्जे में रखने का हकदार हो। ऐसी चीज को जो मैंने जमा की है इस अधिनियम या कोई अन्य विधि के आधार पर अपने कब्जे में रखने का कोई हकदार है, या उसे अपने कब्जे में रखने का इस अधिनियम में या अन्य विधि के अनुसार प्रतिफिद्ध नहीं है कोई व्यक्ति। तो कोई व्यक्ति है जो तो या तो इस एक्ट के या अन्य एक्ट के अधीन उस हथियार को अपने कब्जे में रखने का हकदार है, या जिसको इस एक्ट ने या अन्य एक्ट ने प्रतिसिद्ध नहीं किया है, तो उस व्यक्ति को मैं ऐसी निक्षिप्त चीज विक्रय द्वारा
या अन्यथा वेनित करूं। अन्यथा वेनित करने में मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, मैं उसको गिफ्ट कर सकता हूं, ठीक है, किसी प्रकार से मैं वो चीज उसको दे दूंगा। अन्यथा वेनित करने का और भी कोई प्रारूप हो सकता है कि गिफ्ट कर दो आप, या फिर आपने ट्रांसफर कर दिया उसको गन को, या आपने सेल कर दिया, किसी भी माध्यम से आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। अन्यथा वेनित करे या वेनित करना प्राधिकृत करे, या तो मैं उसको बेच दूंगा डायरेक्ट, या फिर किसी व्यक्ति को, किसी आर्म्स डीलर को प्राधिकृत करूंगा कि कोई गन लेने आए तो आप उसको ये गन दे देना, ये गन मेरी थाने में जमा है और इसकी ये डिटेल्स हूँ। तो वो आर्म्स डीलर वो थाने वाली गन मेरी बिकवा देगा और उसके जो भी वेतन प्राप्त होंगे उसको मैं पैसे को प्राप्त कर लूंगा। तो उपधारा दो दो चीजों की बात कर रही है कि जो मैंने उपधारा एक में अपने दादाजी की लाइसेंस की बंदूक जमा करवा दी थी, तो या तो मेरी मृत्यु हो जाने पर या मैं खुद ऐसे टाइम पीरियड जो रूल्स में बता रखे उसके अवसान के पूर्व दो चीजों का हकदार होऊंगा कि या तो मैं लाइसेंस बनवाकर अपने कब्जे में रखने का उस हथियार को हकदार हो जाऊं तो मैं वापस पाल लूंगा उस हथियार को, और अगर ऐसा हकदार नहीं होता है तो ऐसी निक्षिप्त चीज को किसी व्यक्ति को बेच सकता हूं। किस व्यक्ति को? जो या तो इस एक्ट या अन्य एक्ट के अधीन उस हथियार को रखने का हकदार हो, या जिसे इस एक्ट के या अदर एक्ट के अधीन हथियार रखने से प्रतिसिद्ध नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं बेच भी सकता हूँ या अन्यथा वेनित कर सकता हूँ, गिफ्ट कर दो या अन्य कोई चीज। और जैसे भी बेचता हूँ या वेनित करता हूँ, मुझे जो भी आगम प्राप्त होंगे वो मैं रखूंगा। परंतु इस उपधारा की कोई बात परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसी चीज की वापसी और वेनिन प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी जिसका अधिहरण धारा 32 में निर्दिष्ट किया गया है। कि धारा 32 में जिसको भी अधिहरण किया गया है, जिस भी हथियार को, उनको वापस नहीं किया जाएगा, ये परंतु कह के चलता है कि कोई हथियार जो धारा 32 के अंतर्गत जमा किया जाएगा उसको कभी भी वापस नहीं किया जाएगा। ये और सब क्लोज उप धारा 2 उस पर लागू नहीं होगी, ठीक है। उपधारा 3 बात करती है कि निक्षिप्त की गई निक्षिप्त की गई और उपधारा 1 के अधीन उसमें निर्दिष्ट कालावधि के अंदर वापस न ली गई, वैनित नहीं की गई सब चीजें कि मैंने जमा की थी। उपधारा 2 में जो निर्दिष्ट कालावधि बताई है उसके अंदर मैंने न तो वापस ली न उसको वैनित किया। वैनित करने का मतलब बेचना, किसी को दूसरे को देना, डिस्पोज ऑफ कर देना होता है वैनित का मतलब। तो उस कालावधि के अंदर ना तो मैंने वो चीज वापस ली ना ही उसको वैनित किया। तो ऐसी सब चीजें जो मैंने उपधारा 2 में जमा कर दी थी, ठीक है, उपधारा 1 में जमा कर दी थी, वो जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से, जिला मजिस्ट्रेट के ऑर्डर करेगा, उसके द्वारा सरकार को वो संप्रेत हो जाएगी। कि एक टाइम पीरियड देते हैं, जैसे ही लाइसेंस की, बिना लाइसेंस की गन्स वगैरह होती है जिनको रखने हम लीगली कब्जे में रखने के हकदार नहीं होते, उनको हमें हाथों हाथ पुलिस थाने में या आर्म्स डीलर के पास जमा कराना होता है। और जमा करा दिया, एक टाइम पीरियड देते हैं कि 2 साल तक हमारे पास जमा रहेगी, 3 साल तक जमा रहेगी, जो भी टाइम पीरियड आर्म्स रूल में है। और इतने साल के अंदर आप इसको वापस पा सकते हो या किसी और व्यक्ति को बेच सकते हो या ट्रांसफर कर सकते हो या गिफ्ट कर सकते हो, दान कर सकते हो। तो ठीक है, पर आपने उस टाइम पीरियड के अंदर ना तो उसको वापस पाने का प्रयास किया लाइसेंस वगैरह बनवाने का, ना ही उसको वेनित किया। तो इस अवस्था में जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदेश के द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट आदेश के द्वारा उसको सरकार को संपर्क कर देगा, सरकार को के पक्ष में उसको संपन्न कर लेगा, ठीक है। परंतु किसी अनुज्ञप्ति के निलंबन की दशा में, पर लाइसेंस को केवल और केवल सस्पेंड किया गया है वहां उस चीज के बाबत जिसके लिए अनुज्ञप्ति है। तो अगर किसी अनुज्ञप्ति को, लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है, तो जिस चीज के लिए वो लाइसेंस है, ऐसी चीज का संपरण निलंबन की कालावधि के दौरान आदिष्ट नहीं किया जाएगा। मेरे पास कोई आर्म्स था, उसका लाइसेंस कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया, तो उस दशा में उस हथियार का संपरण नहीं किया जाएगा जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से, ठीक है। तो जिला, जब कोई हथियार, जब कोई लाइसेंस निलंबित चलता है, उस लाइसेंस पर जो भी हथियार लिया जाता है उसको थाने में तो जमा करवा देंगे, पर उसका कभी भी संपरण नहीं होगा। निलंबन की दशा में जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा उसका संपरण नहीं कर सकता। जो परंतु होता है किसी सबसेक्शन में, वो परंतु केवल उस सबसेक्शन को लागू होता है, पूरी धारा को लागू नहीं होता। तो
तो जो ये बात कर रहा है ना कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से सरकार के पक्ष में उसका संपरण कर दिया जाएगा, तो जहां लाइसेंस सस्पेंड होता है तो उस लाइसेंस पे जो भी चीज है उसका संपरण कभी भी निलंबन टाइम पीरियड के अंदर सरकार के पक्ष में आदेश नहीं किया जाएगा। उप उप सब सेक्शन 4 क्या बात करता है, उपधारा 3 के अधीन आदेश करने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट लिखित सूचना द्वारा, कि सब सेक्शन 3 के अधीन ऑर्डर करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट सरकार को संपरण करने का ऑर्डर कर रहा था, तो उपधारा 3 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट आदेश करने से पूर्व रिटर्न सूचना द्वारा के बाद आप डायरेक्ट पढ़ना, उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह सूचना में तामील से 30 दिन के अंदर हेतु दर्शित करे कि उस सूचना में विनिर्दिष्ट चीजें क्यों न संपरित कर ली जाए, कि जब भी वो टाइम पीरियड है जितने टाइम तक वो हथियार हमारा जमा रह सकता है, उस टाइम पीरियड के गुजरने के बाद जिला मजिस्ट्रेट जो उपधारा 3 के अंतर्गत आदेश करेगा सरकार को उस चीज का संपरण करने के लिए, कि जो बिना लाइसेंस के बहुत दिनों से पुलिस थाने के अंदर या आर्म्स डीलर के पास जो हथियार रखा हुआ है वो उस टाइम पीरियड के गुजर जाने के बाद जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से सरकार को संपरित हो जाता है। तो जो सब सेक्शन 3 का जो ऑर्डर करेगा जिला मजिस्ट्रेट, वो ऑर्डर करने से पूर्व उसको जिस व्यक्ति ने वो हथियार जमा कराया है उसको या उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि को रिटर्न नोटिस के द्वारा सूचना देगा, और सूचना जैसे ही उस व्यक्ति के पास तामील होती है उससे 30 दिन के अंदर आप हेतु दर्शित करना कि क्यों ना आपने जो चीज जमा की थी उसको सरकार के पक्ष में संप्रत कर लिया जाए। तो जैसे ही जिला मजिस्ट्रेट सोचता है, आदेश उपधारा 3 के अंदर आदेश करता है, उस आदेश करने से पहले वो जिस व्यक्ति ने आर्म्स या वो चीज जो आर्म्स के अंतर्गत प्राप्त की थी वो जमा कराया था उसके बाबत नोटिस देगा उसको रिटर्न में, कि आप ये नोटिस की तामील होने से 30 दिन के अंदर रीजन दर्शित करो कि क्यों ना आपको सूचना में जो विनिर्दिष्ट चीज है जो आपने जमा कराई थी वो क्यों ना संप्रहत कर ली जाए। प्रोसेस समझ लिया, थोड़ा सा सब रिपीट कर देता हूं। सब सेक्शन 1 बात कर रहा था कि अगर आप 5 कारणों से हथियार रखने से विधिपूर्ण हथियार रखने के योग्य नहीं रहे हैं तो आपको हथियार जमा कराना पड़ेगा। सब सेक्शन 2 बात कर रहा था कि जो आपने हथियार जमा कराया उसको या तो आप वापस प्राप्त कर सकते हो या फिर किसी व्यक्ति को विक्रय कर सकते हो। सब सेक्शन 3 बात कर रहा था कि आपने एक टाइम पीरियड के अंदर ना तो उसको सेल किया ना ही उसको ट्रांसफर किया, डिस्पोज किया, तो उस टाइम पीरियड के गुजर जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको उस चीज को जो आपने जमा की थी सरकार के पक्ष में संप्रहत कर लेगा। सब सेक्शन 4 क्या बात कर रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट सब सेक्शन 3 के अंतर्गत संप्रहण करने से पूर्व उस व्यक्ति को जिसने चीज जमा की थी उस व्यक्ति को लिखित सूचना द्वारा एक तामील करवाएगा कि ये सूचना जैसे ही आपके पास पहुंचे उससे 30 दिन के अंदर आप रीजन दर्शित करें, हेतुक दर्शित करें कि क्यों ना सूचना में जो चीज बताई है बिना लाइसेंस के जो आपने जमा करी थी उसको सरकार के पक्ष में संप्रहत कर लिया जाए। तो 4 में संप्रहत करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट नोटिस देगा, नोटिस देने से 30 दिन के अंदर उसका रिप्लाई टाइम पीरियड उसको दिया जाएगा। अब मैंने जो चीज छोड़ दी थी उसको और पढ़ लो। जिसकी तामील निक्षेपक या उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि पर की जाएगी। जो लिखित जिला मजिस्ट्रेट लिखित सूचना देगा उसकी तामील या तो निक्षेपक पर या उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर एक मैनर में की जाएगी, और जैसे ही वो तामील हो जाती है तामील से 30 दिन के अंदर वो रिप्लाई देगा कि सूचना में जो चीज बताई है उसको संप्रहत क्यों नहीं कर लिया जाना चाहिए, उसके विरुद्ध रीजन दर्शित करेगा। उपधारा 5 निक्षेपक या उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा उस किसी तुक पर या तो जिसने डिपॉजिट की थी या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा 30 दिन के अंदर जो भी कारण दर्शित किए जाते हैं। तुक लिखा हुआ था, यह शायद हो सकता है हेतुक हो, क्योंकि ऐसी भाषा नहीं, किसी बैरेक्स से मैंने ये कॉपी की है, वहां तुक लिखा हुआ था। तो ये निक्षेपक या उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा दर्शित किसी हेतुक पर जो भी उसने 30 दिन के अंदर रिप्लाई में दिया है, विचार करने के पश्चात
जिला मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश करेगा जो सबसेक्शन 3 में करना है या नहीं करना है। तो सबसेक्शन 3 में जिला मजिस्ट्रेट जो चीज जमा है उसको सरकार के पक्ष में संपर्क करने से पहले जो नोटिस देता है, उस नोटिस का 30 दिन के अंदर जो भी रिप्लाई आता है निक्षेपक द्वारा या उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा, उस हेतुक पर जिला मजिस्ट्रेट विचार करेगा और विचार करने के पश्चात ऐसा आदेश देगा जैसा वो ठीक समझे। क्या आदेश दे सकता है? या तो कह देगा कि हाँ इसको और टाइम दे दिया जाए कि ये अपने हथियार को वापस प्राप्त कर ले या विक्रय और ट्रांसफर कर दे, या उसको लगता है कि नहीं इसने जो हेतुक दर्शित किए वो सफिशियंट नहीं है, तो उस चीज को जो जमा है उसको सरकार के पक्ष में संपरण करने का सबसेक्शन 3 का ऑर्डर पास कर देगा। सरकार उन चीजों को जो संप्रत हो गई है या उसके वेनन के आगमों को, सरकार उन चीजों को जो या तो सरकार के पक्ष में संप्रत हो गई है या सरकार के पक्ष में संप्रत होने के पश्चात उसका डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, डिस्पोज ऑफ करने में सरकार को जो राशि प्राप्त हुई, या तो उस चीज को जो संप्रत हो गई थी या उसको बेच दिया था सरकार ने, वेनन कर दिया था, तो उसके आगम को या तो हथियार जमा कराने वाले को, या वो मर गया तो उसके विधिक प्रतिनिधि को किसी भी समय पूर्णतः और भागता लौटा सकती है। तो मैंने जो हथियार अपने दादाजी का थाने में जमा किया था, उस हथियार को सरकार के पक्ष में संप्रण कर लिया जाता है। संप्रण कर लिया या सरकार ने उसको बेच दिया किसी और व्यक्ति को जब वो संपरित हो गई थी, तो या तो संपरण करने के पश्चात भी मुझे हथियार पूर्णतः या भागता लौटाया जा सकता है, या अगर वो सरकार ने वेनन कर दिया था तो वेनन से जो आगम प्राप्त हुए, जो इनकम प्राप्त हुई, जो अर्निंग्स प्राप्त हुई, उसको या तो पूर्णतः या भागतः मुझे लौटा सकेगी। तो सरकार संप्रत चीजों को, और अगर संप्रत चीज का वेनन कर दिया था तो उसके वेनन के आगमों को निक्षेपक या उसके विधिक प्रतिनिधि को किसी भी समय पूर्णतः और भागतः लौटा सकेगी। ये बात करती है धारा 21। इंग्लिश और देख लेते हैं इसकी। डिपॉजिट ऑफ आर्म्स ईटीसी ऑन possession सीजिंग टू बी lawful. Any person having in his possession any arms or ammunition, the possession whereof has in consequence of the expiration to the duration of a license, कि या तो लाइसेंस के एक्सपायरेशन हो जाने के कारण, कि जो लाइसेंस का ड्यूरेशन था वो टाइम पीरियड का एक्सपायरेशन हो गया, या लाइसेंस का सस्पेंशन हो गया, या लाइसेंस रिवोकेशन हो गया इस एक्ट के अंतर्गत, या फिर एक नोटिफिकेशन जो सबसेक्शन 4 में जारी हुई उसके कारण आप वो हथियार रखने से निर्हरित हो गए, या एनी अदर रीजन जो भी वाट एवर जो भी हो उसके कारण उसको सीज करना लॉफुल हो गया, तो विदाउट अननेसेसरी डिले करे आपको, तो विदाउट नेसेसरी डिले करे आपको वो हथियार डिपॉजिट कराना होगा, सेम आइडर with the officer in charge of nearest police station, या subject to such condition as may be prescribed with a licensed dealer, या where such person a member of armed force of the union in the unit armory। कि या तो आपको 5 कारणों से, 5 कारण कौन सा है? कंसिक्वेंस ऑफ द एक्सपायरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ए लाइसेंस, सेकेंड सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, थर्ड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, फोर्थ ए नोटिफिकेशन इशू अंडर सेक्शन 4, या एनी अदर रीजन वाट एवर, आप अगर उसको पोजीशन लॉफुली रखने से मना कर दिया गया है या निर्हरित हो गए हैं, तो आप विदाउट नेसेसरी डिले करें डिपॉजिट कराओगे। हथियार को कहाँ कराना है? नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, या फिर एक लाइसेंस डीलर के पास, या फिर अगर आर्म फोर्स का मेंबर है सेंट्रल के आर्म फोर्स का तो यूनिट आर्मरी में जमा कराना है। इन दिस सब सेक्शन यूनिट आर्मरी शब्द में इंक्लूड है ए आर्मरी इन ए शिप और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए इंडियन नेवी, भारतीय नेवी की स्थापना और उसका जहाज भी यूनिट आर्मरी के अंतर्गत आता है। स्थापन का मतलब होता है कि जहां पर आर्मी के कोई हथियार रखे होते हैं नेवी के, तो उस इंडियन नेवी के हथियार का जो स्टेब्लिशमेंट है उस जगह को भी यूनिट आर्मरी शब्द में रखा, और शिप के अंदर जो आर्मरी होती है उसको भी यूनिट आर्मरी शब्द के अंतर्गत रखा। सब सेक्शन 2 बात करता है वेयर आर्म्स और एम्यूनिशन हैव और हैज बीन डिपॉजिट अंडर सबसेक्शन 1
the depositor or in his case of is that his legal representative where arms or ammunition have been डिपोजिट कर दिया, उसके बाद डिपोजिटर या उसकी मृत्यु की दशा में हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेल एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बी एंटाइटल्ड। किन किन चीज़ों के एंटाइटल होंगे? एंटाइटल्ड टू रिसीव बैक एनीथिंग सो डिपोजिट ऑन हिज बिकमिंग एंटाइटल्ड टू वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू हैव द सेम इन हिज पोजीशन। या तो उसको वापस प्राप्त करने के हकदार होंगे या तो इस एक्ट के अधीन या कोई अन्य एक्ट के अधीन उसको पोजीशन में रखने का हकदार वापस हो जाए तो उसको प्राप्त कर लेगा। टू डिस्पोज और ऑथोराइज द डिस्पोजल ऑफ एनीथिंग सो डिपोजिट बाय सेल और बाय और अदरवाइज टू एनी पर्सन एंटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू हैव और नॉट प्रोहिबिट बाय दिस एक्ट और सच अदर लॉ फ्रॉम हैविंग द सेम इन हिज पोजीशन रिसीव द प्रोसीज ऑफ सच डिस्पोजल। तो टू डिस्पोज करने में या अथोराइज टू डिस्पोज करने के लिए या एनीथिंग टू डिपोजिट, तो सेल और अदरवाइज उसको डिस्पोज करने की अगर किसी को पावर है या इस एक्ट के अधीन या अदर एक्ट के अधीन जो उस समय प्रवर्त हो या उसको किसी इस एक्ट के अधीन या एनी अदर लॉ के अधीन उसको नॉट प्रोहिबिट किया गया है तो उसको सेल और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सबसेक्शन shall be deemed to authorize to return or dispose of anything which confiscation has been direct under सेक्शन 32। सेक्शन 32 के अंतर्गत जो भी चीजें कॉन्फिस्केशन हुई है उन चीजों को रिटर्न और डिस्पोजल करने को यह धारा लागू नहीं होगी। जो धारा 32 के अंतर्गत संपरण कर ली गई चीज उन चीजों को न तो वापस लौटाया जाएगा न ही उनको डिस्पोज करने का अधिकार दिया जाएगा। सबसेक्शन 32 में क्या है ये हम सबसेक्शन 32 पढ़ेंगे तभी देखेंगे। मेरे पास अभी बुक्स नहीं है, मैं पारिवारिक शादी समारोह में आया हुआ हूँ और फोटो मंगा के आपके नोट्स ये स्लाइडें वगैरह तैयार करके और क्लासें ले रहा हूँ यहाँ से। ऑल थिंग्स डिपॉजिट एंड नॉट रिसीव बैक और डिस्पोज अंडर सबसेक्शन 2। जो भी चीजें डिपॉजिट की गई है वो ना तो रिसीव बैक की है ना उसको डिस्पोज किया गया सबसेक्शन 2 के अंतर्गत विद इन द पीरियड दे आर रेफर्ड टू बी सेल फॉरफिट टू गवर्नमेंट बाय ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कि जो भी चीजें डिपॉजिट हुई थी ऑल थिंग्स डिपॉजिट और नॉट रिसीव बैक और नॉट डिस्पोज ऑफ अंडर सबसेक्शन 2 सेल बी फॉरफिटेड जब्त कर ली जाएगी, संप्रत कर ली जाएगी बाय द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के पक्ष में बाय ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से वो चीजें सरकार के पक्ष में सरकार के फेवर में फॉरफिट कर ली जाएगी। प्रोवाइडेड डेट इन केस ऑफ सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस कि जहां लाइसेंस का सस्पेंशन होता है नो सच फॉरफिट सेल बी ऑर्डर इन द रेस्पेक्ट ऑफ ए थिंग कवर बाय ए लाइसेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन की दशा में उसकी चीजों को जो डिपॉजिट है उसका संपरण नहीं किया जाएगा, फॉरफिट नहीं किया जा सकता इन द केस ऑफ सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस। बिफोर मेकिंग ए ऑर्डर सबसेक्शन 3 द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेल कि जब भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसेक्शन 3 का ऑर्डर करेगा उससे पहले बिफोर बाय नोटिस इन राइटिंग टू बी सर्व अपॉन द डिपॉजिटर इन केस ऑफ इज डेट अपॉन द इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो बाय नोटिस इन राइटिंग टू बी सर्व अपॉन द डिपॉजिटर या हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन द केस ऑफ हिज डेट इन द प्रेस्क्राइब मैनर में भेजेगा। रिक्वायर्ड हिम टू शो कोज विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर उसके खिलाफ कोज दर्शित करो। द सर्विस ऑफ द नोटिस वाई द थिंग्स स्पेसिफाई इन द नोटिस शुड बी नॉट फॉरफिट कि आप उसके विरुद्ध हेटिक दर्शित करो कि आप वो चीज जो इसमें नोटिस में स्पेसिफाई की गई है उसको क्यों न फॉरफिट किया जाना चाहिए, इसके विरुद्ध आप रीजन दर्शित करो। आफ्टर कंसीडर द कोच रीजन प्राप्त होने के पश्चात इफ एनी सोन
बाय द डिपोजिटर ने जो भी कारण दर्शित किए गए उन पर विचार करने के पास एट द केस में बी हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या तो डिपोजिटर या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने जो भी कोज शो ऑफ किए हैं उनको कंसीडर करने के पश्चात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शेल पास द ऑर्डर एज ही थिंक फिट, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो भी फिट लगता है वो ऑर्डर पास कर सकता है। द गवर्नमेंट में एट एनी टाइम रिटर्न द डिपोजिटर हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या तो थिंग्स जो फॉरफिट की थी वो टू इट और द प्रोसीड टू डिस्पोजल द वोली एंड पार्ट, अगर उसको डिस्पोज कर दिया गया तो वोली या पार्ट में उसको आगम जो भी उसके आगम प्राप्त हुए वो उसको दे सकते हैं, रिटर्न कर सकता है। तो गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो फॉरफिट चीज का भी उस व्यक्ति को जिसने डिपॉजिट की थी या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वापस कर सकता है। डिस्पोज ऑफ कर दिया था तो डिस्पोज ऑफ के जो भी आगम प्राप्त हुए वो वोली या तो पूरे पूरे या पार्टली जितना भी भाग तक देना चाहे उतना डिस्पोज ऑफ कर सकता है, उतना उस व्यक्ति को निक्षेपक या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे सकता है। धारा 22 मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी और अभिग्रहण, कब मजिस्ट्रेट तलाशी कर सकता है और कब अभिग्रहण कर सकता है। याद आता है कहाँ कहाँ ऐसा अधिकार है सीआरपीसी में, किस किस के सेक्शन क्लिक हो गया, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि किस किस के वो सेक्शन क्लिक हुआ कि कहाँ मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी और अभिग्रहण किया जाता है। सेक्शन 100 से 105 के बीच में सीआरपीसी में एग्जैक्ट सेक्शन मुझे बताना, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ता हूँ। कि जब कभी किसी मजिस्ट्रेट के पास ये विश्वास करने का कारण हो, किसी मजिस्ट्रेट के पास ये बिलीव करने का रीजन है कि उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के अंदर निवास करने वाले किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई आयुध या गोला बारूद किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए, अगर किसी मजिस्ट्रेट के पास ये विश्वास करने का कारण है कि जो उसकी स्थानीय अधिकारिता है उसकी सीमा के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी पोजीशन में या तो आयुध है या गोला बारूद है, वो कोई विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए उसको कोई इलीगल पर्पज के लिए यूज में किया जाएगा, अनलॉफुली पर्पज के लिए यूज में किया जाएगा, ऐसा अगर किसी मजिस्ट्रेट को विश्वास करने का कारण है, या कोई आयुध या गोला बारूद लोक शांति या लोक सेम को खतरे में डाले बिना ऐसे व्यक्ति के कब्जे में नहीं छोड़ा जा सकता। कि किसी व्यक्ति के कब्जे में अगर ऐसा हथियार रहा तो उससे लोक शांति खतरे में पड़ जाएगी, या लोक सेम पब्लिक सेफ्टी को खतरे में पड़ जाएगी। तो ऐसी अवस्था में वो आयुध और गोला बारूद ऐसे व्यक्ति के कब्जे में अगर नहीं छोड़े जा सकते, ऐसा मजिस्ट्रेट को लगता है, तो वह मजिस्ट्रेट अपने विश्वास के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसको कारण लिखने होंगे कि क्यों उसे लगा कि अगर इस व्यक्ति के पास वो हथियार रहे तो लोक शांति या लोक सेम खतरे में पड़ सकता है। ऐसे रीजन को इन रिटर्न में रिकॉर्ड में लेने के पश्चात उसके गृह का, जहां वो व्यक्ति है जिसके कब्जे में हथियार है, या उसके परिसर की तलाशी करा सकेगा, या तो घर की या घर के आसपास जो भी परिसर है उसकी तलाशी करा सकेगा जिस पर ऐसे व्यक्ति का अधिभोग हो, जिस घर पर उसका या जिस परिसर पर उस व्यक्ति का अधिभोग है उसकी पूरी की तलाशी कर सकेगा, और जिसकी बाबत मजिस्ट्रेट को विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा आयुध या गोला बारूद वहां पाया जाएगा। तो जहां भी मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई आयुध या गोला बारूद ऐसे व्यक्ति के पास है जिसके पोजीशन में अगर वो हथियार रहा तो लोक शांति या लोक सेम खतरे में पड़ जाएगा, तो उस व्यक्ति के अधिभोग में जो भी गृह या परिसर है उसके बाबत उसको लगता है कि ऐसे गृह में या परिसर में वो गोला बारूद पाया जाएगा, और ऐसे आयुध और गोला बारूद को यदि कोई हो अभिग्रहित करा लेगा। तो जैसे ही उसको लगता है लोक शांति लोक सेम खतरे में है, तो उस व्यक्ति के जिसके पास ऐसा हथियार होने का संदेह, उस व्यक्ति के गृह की या परिसर की तलाशी कराएगा जो भी उसके अधिभोग में, और मजिस्ट्रेट के ये विश्वास करने का कारण है कि वहां आयुध या गोला बारूद पाया जाएगा। तो जैसे ही ऐसा आयुध और गोला बारूद पाया जाता है उसको अधिग्रहित करा सकेगा, और इतनी कालावधि के लिए उसको सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकेगा। पहले जैसे ही हथियार मिलते हैं उसको सीज करा लो कि ये हथियार हम सीज कर रहे हैं जो आपकी अभिरक्षा में मिले। सीज करने के बाद उसको वहां से हथियारों को लेके आ जाओ और सुरक्षित अभिरक्षा में उन हथियारों को निरुद्ध करके रख दो। ये जो डिटेन शब्द, निरुद्ध शब्द आया है सुरक्षित अभिरक्षा में, ये हथियार के लिए आया, उस व्यक्ति के लिए नहीं आया।
तो हथियार को पहले सीज करना है, वहां पर सीज करने के बाद उठा के लाकर उसको सुरक्षित अभिरक्षा है कस्टडी में आपको डिटेन करना है, भले ही वह व्यक्ति उसे इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन कब्जे में रखने का हकदार हो। भले उस व्यक्ति को इस एक्ट में या कोई अन्य एक्ट के अधीन अपने कब्जे में रखने का हकदार, भले उसके पास लाइसेंस हो, पर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अगर आयुध और गोला बारूद उसके पास रहा तो लोक शांति या सेम को खतरे में पड़ सकता है, तो वह उस जगह की तलाशी करा के उस व्यक्ति के पास से वो हथियार लेगा, उनको सीज कराएगा, सीज कराने के बाद उसको सुरक्षित अभिरक्षा में डिटेन करेगा, भले ही उस व्यक्ति के पास लाइसेंस क्यों ना हो। तो ये मजिस्ट्रेट तलाशी और अभिग्रहण करा सकता है दो परिस्थितियों में, कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसकी स्थानीय सीमा के अंदर किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई आयुध या गोला बारूद कोई विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए है, या फिर उसको लगता है कि अगर ऐसा हथियार उस व्यक्ति के पास से नहीं लिया गया, भले वो हथियार लाइसेंस शुदा हो, उसको रखने का इस एक्ट के अधीन उसको हक हो, पर उसके कब्जे से ऐसा हथियार लिया नहीं गया, सीज नहीं किया गया, तो लोक शांति और लोक सेम खतरे में पड़ जाएगा। इस अवस्था में वो उसके गृह और परिसर जो भी उसके अधिभोग में है उसकी तलाशी कराएगा। तलाशी कराने पे जो आयुध गोला बारूद मिलता है उनको पहले सीज कराएगा, सीज करने के बाद सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकेगा। सब सेक्शन 2 पढ़ता हूं। इस धारा के अधीन हर तलाशी मजिस्ट्रेट द्वारा या उसकी उपस्थिति में। इस धारा के अधीन जो भी तलाशी की जाएगी वो मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी या उसकी प्रेजेंस में की जाएगी, या केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त विशेष अफसर या केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतः जो सशक्त किया गया ऑफिसर है उसके द्वारा तलाशी की जाएगी या उसकी प्रेजेंस में की जाएगी। तो या तो मजिस्ट्रेट या केंद्र सरकार द्वारा जो भी सशक्त ऑफिसर है उनके द्वारा तलाशी की जा सकती है या उनकी प्रेजेंस में की जा सकती है। तलाशी के लिए किस किस को ऑथोराइज किया, बिल्कुल देख लेना। मजिस्ट्रेट को केंद्र सरकार द्वारा सशक्त किया गया कोई ऑफिसर है अभिग्रह तलाशी और अभिग्रहण के लिए, तो उन दोनों के द्वारा तलाशी की जा सकती है, दोनों की प्रेजेंस में तलाशी की जा सकती है। इंग्लिश टर्म्स देख लेते हैं। सर्च और सीजर बाय मजिस्ट्रेट। वेन एवर एनी मजिस्ट्रेट हैज रीजन टू बिलीव, जब भी मजिस्ट्रेट को विश्वास के कारण है, रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन रिसाइडिंग विद इन हिज लोकल लिमिट ऑफ हिज जुरिडिक्शन हैज इन हिज पोजेशन एनी आर्म्स एम्यूनिशन फॉर एनी अनलॉफुल पर्पज। कि रीजन टू बिलीव उसके पास किस बात का है कि एनी पर्सन रिजाइडिंग इन लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन, और उसकी पोजेशन में एनी आर्म्स और एम्यूनिशन है जो अनलॉफुल पर्पज के लिए यूज किया जाना है, या फिर डेट पर्सन कैन नॉट बी लेफ्ट टू पोजेशन ऑफ एनी आर्म्स और एम्यूनिशन विदाउट डेंजर टू द पब्लिक पीस एंड सेफ्टी। कि उसके पास उसके पोजेशन में लेफ्ट नहीं किए जा सकते वो आर्म्स और एम्यूनिशन, उससे पब्लिक पीस या सेफ्टी खतरे में पड़ने की संभावना है, तो वहां द मजिस्ट्रेट में आफ्टर हैविंग रिकॉर्डेड द रीजन ऑफ हिज बिलीव, मजिस्ट्रेट के पास क्या रीजन है जिन पर बिलीव करके वो ऐसा कर रहा है तलाशी और अभिग्रहण, उनको रिकॉर्ड करने के पश्चात कोज ए सर्च टू बी मेड ए हाउस और प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड बाय सच पर्सन, उस व्यक्ति के ऑक्यूपाइड एरिया में जो भी हाउस है प्रीमाइसेस है उनके लिए सर्च करवाएगा, इन विच द मजिस्ट्रेट हैज रीजन टू बिलीव डेट सच आर्म्स और एम्यूनिशन आर और इज टू बी फाउंड एंड मे हैव सच आर्म्स और एम्यूनिशन। कि उसको लगता है जहां भी आर्म्स एम्यूनिशन पाए जाते हैं और अगर वो फाउंड होते हैं आर्म्स और एम्यूनिशन, तो या तो उनको सीज कर देगा पहले, सीज करने के बाद एंड डिटेन द सेम इन सेफ्टी कस्टडी फॉर सच पीरियड एज ही थिंक नेसेसरी, उनको सीज करने के बाद डिटेन करेगा हथियारों को सेफ कस्टडी में इतने पीरियड के लिए जितना उस मजिस्ट्रेट या सशक्त ऑफिसर को नेसेसरी लगता है। आल्थो दैट, इस बात के होते हुए भी, आल्थो दैट पर्सन में बी एंटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स टू हैव द सेम इन हिज पोजेशन। कि भले ही उसको इस एक्ट के अधीन या एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स के अधीन
उसको पोजीशन में रखने का हकदार हो, फिर भी अगर लगता है कि लोग सेम पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकती है तो हथियारों की तलाशी करवा के सीज करेगा, उसको डिटेन कर देगा सेफ कस्टडी में हथियारों को। एवरी सर्च अंडर दिस सेक्शन शेल बी कंडक्ट एवरी सर्च अंडर दिस सेक्शन शेल बी कंडक्ट बाय और इन द प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट और द प्रेजेंस ऑफ सम ऑफिसर स्पेशल एम्पावर इन दिस बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो मजिस्ट्रेट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर स्पेशल एम्पावर्ड ऑफिसर है उस उनके द्वारा या उनकी प्रेजेंस में ही सर्च किया जाएगा, तलाशी ली जाएगी। सब सेक्शन 22 कंप्लीट हो गया। सेक्शन 23 आयुध आदि के लिए जलयान या यानों की तलाशी। वो छोटे छोटे सेक्शन है 23-24 कि कोई मजिस्ट्रेट है, कोई पुलिस ऑफिसर है या इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा विशेष से सशक्त किया गया अन्य ऑफिसर, तीन लोगों को बता रहा है कि या तो मजिस्ट्रेट या कोई पुलिस ऑफिसर या सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशली उसको सशक्त किया है, एम्पावर्ड किया है किसी अदर ऑफिसर को, यह अभी निश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, क्या इस एक्ट में जो प्रोविजन बनाए या इस एक्ट के अधीन जो रूल बने उनके कोई प्रोविजन का उल्लंघन किया जा रहा है। अगर मजिस्ट्रेट के पास, पुलिस ऑफिसर के पास या केंद्र सरकार द्वारा विशेषतः सशक्त कोई अन्य ऑफिसर के पास यह डिसाइड करने के प्रयोजन से कि क्या इस एक्ट के या इस एक्ट के अधीन बनाए गए रूलों का उल्लंघन किया जा रहा है या उल्लंघन किया जाना संभाव्य है, किसी भी जलयान यान परिवहन के अन्य साधन को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा। कि जो मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या केंद्र सरकार द्वारा स्पेशल या सशक्त ऑफिसर को यह लगता है कि इस एक्ट का या इस एक्ट के अधीन बनाए गए रूलों का उल्लंघन किया जा रहा है या उल्लंघन होना संभाव्य है, क्या क्या है, जितने भी प्रोविजन है उनका उल्लंघन हो रहा है, उल्लंघन किया जाना संभाव्य है। कैसे कि धारा 3 कहती है आप लाइसेंस लेके चलो, फिर हर हथियार का लाइसेंस लो, आपने हथियार का लाइसेंस नहीं लिया या आप बिना लाइसेंस का हथियार खरीदने जा रहे हो, खरीद के लाए हो, तो अगर मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या केंद्र सरकार द्वारा सशक्त ऑफिसर को लगता है कि आपने इस एक्ट का उल्लंघन किया या उल्लंघन करना संभाव्य है, तो किसी भी जलयान मतलब पानी के जहाज, यान मतलब प्लेन वगैरह हो सकता है या अपने और अन्य कोई साधन हो सकता है, परिवहन के अन्य साधन बस, कार, जीप, मोटरसाइकिल, साइकिल, इनको रोक सकेगा, इनकी तलाशी ले सकेगा और तलाशी में कोई भी आयुध या गोला बारूद जो भी पाया जाए ऐसे जलयान यान या परिवहन के अन्य साधन सहित उसको अभिग्रहित कर लेगा। कि जब भी मजिस्ट्रेट, कोई पुलिस ऑफिसर है या सशक्त केंद्र सरकार द्वारा सशक्त कोई ऑफिसर है, उसको लगता है कि इस एक्ट के प्रोविजन के उल्लंघन किया जा रहा है या किया जाना संभाव्य है, तो वो किसी भी जलयान यान का या परिवहन किए जाने वाले अन्य साधनों को रोकेगा, उसकी तलाशी कराएगा, तलाशी में जो भी आयुध या गोला बारूद पाया जाए तो उसको भी जब्त कर लेगा, साथ ही साथ जिस जलयान की या यान की या परिवहन के साधन की तलाशी ली थी उस साधन को भी जब्त कर लेगा। दोनों चीजों को जब्त कर रहे हैं, किसी आयुध या गोला बारूद को जो उसमें पाया जाए, ऐसा जलयान यान या परिवहन के अन्य साधन सहित, सहित का मतलब है कि आयुध प्लस वो साधन जो पाया जाएगा, दोनों का अभिग्रहण अधिग्रहित कर लेगा, दोनों को सीज कर देगा। सर्च ऑफ वेसल, व्हीकल्स ऑफ आर्म्स आदि। एनी मजिस्ट्रेट, एनी पुलिस ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर स्पेशल एम्पावर्ड इन द बिहाफ ऑफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 अथॉरिटी है कि एनी मजिस्ट्रेट हो सकता है, एनी पुलिस ऑफिसर हो सकता है, एनी अदर ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिस बिहाफ पर एम्पावर्ड किया है, मे फॉर द पर्पज फॉर असर्टेनिंग वेदर एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट, ये असर्टेन करने के लिए कि इस एक्ट के या इस एक्ट के अधीन बने रूल के कंट्रावेंशन में कोई कार्य किया जा रहा है, रूल मेड देयर आफ्टर इज बिंग बी लाइकली टू कमिटेड, या तो किया जा रहा है तो क्या कर सकता है, स्टॉप और सर्च एनी वेसल, किसी भी वाहन को रोक लेगा, तलाशी करेगा, एनी वेसल व्हीकल हो सकता है या कोई भी कन्वेंस करने का अन्य साधन हो सकता है, ऐसे तलाशी करेगा, उसमें कोई हथियार पाया जाता है तो उसको सीज एनी आर्म्स एंड एम्यूनिशन दैट मे बी फाउंड विद
देयर इन एलोंग विथ सच वेसल, एलोंग विथ, तो आर्म्स को सीज किस किस को करेगा, आर्म्स के साथ, एलोंग विद जिस भी वेसल में, व्हीकल में या एनी अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस में वो पाया जाए, उनको भी साथ की साथ में सीज कर देगा। तो सब सेक्शन धारा 23 क्या बात करती है कि कोई मजिस्ट्रेट है, पुलिस ऑफिसर है या केंद्र सरकार द्वारा अन्यथा सशक्त किया गया ऑफिसर है, उसको लगता है कि यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि इस एक्ट के किसी प्रोविजन का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, इस एक्ट के अधीन बनाए गए किसी रूल का उल्लंघन नहीं हो रहा, इस पर्पज से उसको जहां भी शक होता है या उसको लगता है कि इस एक्ट के किसी प्रोविजन का उल्लंघन होना संभाव्य है, तो किसी भी डाउटेड पर्सन को, चाहे वो जलयान पे चल रहा हो, यान पे चल रहा हो या परिवहन के अन्य साधन पर चल रहा हो, उनको रोक सकेगा, तलाशी कर सकेगा, और अगर तलाशी में आयुध या गोला बारूद पाए जाए तो आयुध और गोला बारूद सहित उस यान को जिसमें वो चीज पाई गई अभिग्रहित कर लेगा, सीज कर लेगा। बात समझ में आई कि जहां हमें रोक कर तलाशी कराई जाती है, नहीं चलते क्या, अभी चुनाव, लोकसभा चुनाव की आज अधिसूचना जारी होगी, अब आप देखना कि 5 दिन बाद से जगह जगह आप किसी भी साधन में जा रहे हो, आपको रोक के तलाशी करेंगे कि कहीं चुनाव में उपयोग के पर्पज से हथियार इधर से उधर लाए जा रहे हो, स्मगलिंग की जा रही हो, तो इस दौरान तलाशी ज्यादा की जाती है, क्योंकि चुनाव में हथियारों का यूज किया जाता है डरा धमका के वोट वगैरह प्राप्त करने के लिए। तो अब तलाशी ले सकते हैं, तो किसी व्यक्ति की, अभी चुनाव का टाइम है, बिना चुनाव के टाइम भी अगर किसी पुलिस ऑफिसर को, मजिस्ट्रेट को या केंद्र सरकार द्वारा सशक्त ऑफिसर को लगता है कि आर्म्स एक्ट के किसी एक्ट रूल्स का, किसी सबसेक्शन का, सेक्शन का उल्लंघन हो रहा है, तो वो किसी व्यक्ति को रुकवा कर तलाशी कर सकता है, और तलाशी में जो भी आयुध पाया जाए उसको, और जिस यान पर ऐसा चीज पाया जाए उनको जब्त कर लेगा। धारा 24, धारा 24 क्या बात करती है, केंद्र सरकार के आदेशों के अधीन अभिग्रहण और निरोध। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, निरोध है क्या, देख लेना, निरुद्ध ना हो, ये निरुद्ध होगा मेरे हिसाब से, देख लेना। देखो मेरे पास क्या बेर एक्ट नहीं है, मैं शादी में निकल आया था, बेर एक्ट मेरे पास था नहीं, और इस कारण जो कोई चीज अगर रह गई, मैं किसी से फोटो खिंचवा के मंगवाता हूँ और बनाता हूँ, तो कोई शब्द रह जाए तो आप उसको सुधार लेना, कि मुझे तो जो शब्द दिखेंगे मैं उनको ही परिभाषित करूंगा, उनको ही समझाऊंगा। तो अगर यहाँ पर निरोध है तो उसका अलग अर्थ हो जाता है, निरुद्ध का अलग अर्थ हो जाता है, तो आप देख लेना, निरुद्ध है तो डिटेन की बात हो रही है। तो केंद्र सरकार के आदेश के अधीन अभिग्रहण किया जाना और निरुद्ध किया जाना, डिटेंशन, ठीक है। तो केंद्र सरकार किसी व्यक्ति के कब्जे में किन्हीं ही आयुध या किसी भी गोला बारूद का अभिग्रहण का आदेश किसी भी समय इस बात के होते हुए भी दे सके कि ऐसा व्यक्ति उन्हें या उसे इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन या किसी अन्य विधि के आधार पर अपने कब्जे में रखने का हकदार है, और इतनी कालावधि तक निरुद्ध कर सकेगी जितनी वह लोक शांति या सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे। समझना सेक्शन 24 क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई आयुध या गोला बारूद है, उसका अभिग्रहण करना चाहिए, किस पर्पज से, या तो उससे लोक शांति या सेम खतरे में पड़ेगा, या अन्य कोई कारण से अगर केंद्र सरकार को लगता है, तो केंद्र सरकार किसी व्यक्ति के कब्जे में किन्हीं आयुध या गोला बारूद का अधिग्रहण का आदेश किसी भी समय इस बात के होते हुए भी दे सकेगी कि ऐसा व्यक्ति इस एक्ट के अधीन लाइसेंस रखता है और हथियार रखने का अधिकार रखता है, या कोई अन्य विधि के अधीन उस हथियार को, उस आर्म्स गोला बारूद को कब्जे में रखने का हथियार रखता है। और अगर ऐसा आदेश कर दिया केंद्र सरकार ने कि भले ही वो हथियार रखने का हकदार हो, चाहे उसके पास लाइसेंस हो या गोला बारूद रखने का पूरा उसको हक हो किसी भी एक्ट के अधीन या आर्म्स एक्ट के अधीन, इस बात के होते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश करके उन आयुध या गोला बारूद का अधिग्रहण का आदेश कर देगी, और उन आयुध या गोला बारूद को उतनी कालावधि के लिए निरुद्ध कर सकती है जितनी कालावधि उसको लगती है कि लोक शांति या सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे। तो आपके पास हथियारों का लाइसेंस होते हुए भी केंद्र सरकार एक ऑर्डर निकाल के आपके हथियारों को अभिग्रहण, सीज करने का आदेश कर सकती है, और
अगर ऐसा आदेश हो जाता है तो जितनी कालावधि उस आदेश में बताई गई है उतने टाइम तक आपके हथियार, आर्म्स और गोला बारूद को डिटेन कर दिया जाएगा, एक टाइम पीरियड के लिए, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर में बताए। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि किसी व्यक्ति के पोजीशन में कोई हथियार है, गोला बारूद है, जिसके अभिग्रहण किया जाना चाहिए, भले ही वह व्यक्ति कोई एक्ट के अधीन या अन्य विधि के अधीन उस हथियार को रखने का हकदार है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको लगता है अभिग्रहण किया जाना चाहिए तो अभिग्रहण का आदेश किसी भी समय कर सकती है। और आदेश में जो कालावधि बता रखी है उतनी कालावधि के सीज करने के पश्चात उतनी कालावधि के लिए उसको हथियार को डिटेन कर दिया जाएगा, जितनी कालावधि को के लिए उसको लगता है कि लोक शांति या सेम के लिए ऐसा करना, डिटेन करना आवश्यक है। तो दो चीजें, केंद्र सरकार को लगता है तो सीज कर दो, सीज करने के बाद एक टाइम पीरियड के लिए उस हथियार को डिटेन करके रखा जाएगा। ऐसा टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए लोक शांति या लोक सेम के लिए ऐसा करना केंद्र सरकार आवश्यक समझे। सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के द्वारा अभिग्रहण और निरुद्ध की बात है। सीधी सी हेडिंग से बात पता लग जाती है, एक बार समझ लोगे आप इजीली याद रहेगी। हेडिंग से काम चल जाता है, ज्यादा अंदर की बात, एक बार हेडिंग को अच्छे से देख लिया, अंदर की बात समझ ली तो आप हेडिंग पढ़ते ही समझ जाओगे क्या लिखा होगा। सीजर और डिटेंशन अंडर order of the central government. The central government may at any time order the seizure of any arms or ammunition in the possession of any person. कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी वक्त एनी टाइम ऑर्डर कर सकती है सीज टू एनी आर्म्स और एम्यूनिशन इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, नॉट विद स्टैंडिंग दैट सच पर्सन इज एंटाइटल्ड टू वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट या एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। या तो भले ही उसको notwithstanding that such person is entitled to virtue of this act या any other act for the time being enforced to have the same in his possession, इस बात के होते हुए वो सीज करने का सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी समय आदेश कर सकती है और मे डिटेन द सेम फॉर सच पीरियड एज इट थिंक नेसेसरी फॉर द पब्लिक पीस और सेफ्टी। जितना भी पब्लिक और सेफ्टी के लिए उसको आवश्यक लगता है उतने समय के लिए वो आर्म्स और गोला बारूद को डिटेन कर सकती है सीज करने के पश्चात। पहले सीज करना, उसके बाद डिटेन करना। बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा सेक्शन मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कौन सा सेक्शन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कब्जा विधि पूर्ण न रहने पर आयुध का निक्षेप प्रोसीजर पाथ है, आपसे पूछा जा सकता है मेंस में भी और प्री में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पूरा प्रोसीजर पार्ट है, आप देखकर चलना, क्योंकि जब आप मेंस का सिलेबस पढ़ते हो वहां नीचे लिखा हुआ है प्रोसीजर पार्ट पर आपको विशेष कमांड रखनी है और चार्ज फ्रेमिंग पे। ठीक है, मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी और अभिग्रहण छोटा क्वेश्चन मेंस में बन सकता है, आप इसको अच्छी तरह से देख लेना। और बनेगा तो साथ में 24 का भी बनेगा, 22 और 23 का बनेगा। 22 में मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी और अभिग्रहण है, 23 में कोई चलते फिरते वाहनों में अगर इस एक्ट के उल्लंघन में कोई हथियारों का स्मगलिंग हो रही है तो उसको 23 के अंतर्गत तलाशी का प्रोविजन है और 24 के अंतर्गत अभिग्रहण और निरुद्ध का प्रोविजन है। तो 23-24 का एक बंच बनकर आ सकता है मेंस में, सॉरी 22-23 का एक बंच बनकर आ सकता है। 22 में भी क्या है, तलाशी और अभिग्रहण है और 23 में भी तलाशी की बात करता है। बाकी 24 वाला केंद्र सरकार के आदेश के अधीन अभिग्रहण और निरुद्ध की बात करता है। तो ये सेक्शन हेडिंग से काम चल जाएगा। थोड़ा सा अंदर देख लेना कि अगर कोई बड़ा क्वेश्चन बनता है कि जैसे आर्म्स एक्ट के अधीन क्या क्या प्रक्रिया सकती है, तो फिर आपको सारे सेक्शन लिखने होते हैं। तो थोड़ा सा इसकी 2 लाइनें आप शॉर्ट में बना लो। केंद्र सरकार किसी व्यक्ति के कब्जे में किन्हीं आयुध या गोला बारूद के अभिग्रहण का आदेश भी कर सकती है और उतनी कालावधि के लिए निरुद्ध कर सकती है जितनी लोक शांति और सेम के लिए वह आवश्यक समझे, भले ही वह व्यक्ति उन हथियारों को रखने का किसी एक्ट के अधीन या आर्म्स एक्ट के अधीन हकदार हो। ऐसी एक साधारण सी लैंग्वेज बोल के देख लोगे, 1-2 बार बोलोगे, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। सेक्शन 24 तक हमने पढ़ लिया है। 24A और 24B बच रही है। 2 सेक्शंस की मैं क्लास कल रिकॉर्डेड करके डाल दूंगा या लाइव पढ़ाऊंगा तो लाइव पढ़ा दूंगा, और जैसे वो क्लास डलती है उसके बाद मैं 12-14 घंटे का टाइम पीरियड दूंगा और उसके बाद टेस्ट डाल दूंगा। तो कल अगर सुबह ही क्लास डाल देता हूँ 10-11 बजे तक, तो फिर मैं आपको परसों सुबह 7-8 बजे
दे दूंगा, अगर लेट भी डालूंगा तो परसों 12 बजे दिन में आपको थेफ्ट दे दिया जाएगा। तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।